हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के स्टेट ऑफ मैटर का रिमेनिंग पार्ट्स लेकर के आए हैं। मैं हूं रामानंद त्रिपाठी और हमारा चैनल है क्लासिक केमिस्ट्री। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी जो भी वीडियोस लोड होती हैं वो तुरंत ही आप लोगों को मिल सके। तो तुरंत ही देर ना करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि हमने अब तक पढ़ा था कि हमारी 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। यह सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट जो होती है यह इंटरचेंजेबल होती है। तो हाउ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? सो इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, we may apply 2 different factors. So on changing state of matter, अगर हमको state of matter को चेंज करना है तो हम पहले क्या कर सकते हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर। हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, हमारा जो एक स्टेट होता है वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम वाटर की 3 स्टेट से वेल फैमिलियर होते हैं। वाटर की जो सॉलिड स्टेट होती है वो आइस होती है, ठीक है। तो आइस जो होती है काफ़ी ठंडी होती है। अगर आइस को हम गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो यह वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर जो कि हमारा कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है। आइस जो है ये हमारा सॉलिड स्टेट है। तो आइस को वाटर में चेंज कर देते हैं, और वाटर को अगर हम फिर काफ़ी देर तक गर्म करते हैं तो बॉयल होने लगता है और बहुत तेज़ी से ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यह वेपर कैसी स्टेट है? ये गैसियस स्टेट है, ठीक है। तो हम टेम्परेचर चेंज करके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। आइस, वाटर, वेपर। बेस्ट एग्जांपल है आपका वाटर। वाटर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यह सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस स्टेट में हमारा चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो इस प्रकार से हम किसी भी अपने सॉलिड को टेम्परेचर इंक्रीज करा करके, डिक्रीज करा करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। लिक्विड स्टेट को ठंडा करते हैं तो हमारा क्या होगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारा वाटर है उसको खूब ठंडा किया जाए, फ्रिज में डाल करके ठंडा कर दिया जाता है तो वह आइस बना लेता है और आइस में वो सॉलिड में आ जाता है। इसी प्रकार से जो वाटर वेपर होती है उसको भी अगर हम ठंडा कर देते हैं तो वह भी हमारा क्या होता है? लिक्विड में आ जाता है। इस प्रकार से तीनों स्टेट जो होती है वो इंटरचेंजेबल होती है। किसी भी हमारे सॉलिड के लिए 3 स्टेट जो होती है वो इंटरचेंजेबल होती है, एक दूसरे में बदल जा सकती है। और यह बदलने की जो व्यवस्था है इसको हम टेम्परेचर चेंज मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, एक से दूसरे में बदल सकते हैं। दूसरी जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर को घटा बढ़ा करके, प्रेशर को चेंज करके हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे हमारी गैस है तो गैस काफ़ी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए रहती है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता रहता है। तो अगर हम गैस को प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वह सबसे पहले लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। अगर गैस को प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वह बहुत थोड़ी एरिया में आ जाती है, ठीक, वह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर उस लिक्विड स्टेट के बाद भी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वह गैस हमारी सॉलिडिफाई हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चेंजिंग इन द प्रेशर चेंज करके भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में। अब इसी सॉलिड में जो ये सॉलिड बना है गैस के द्वारा, अगर इसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए तो पहले ये लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर लिक्विड स्टेट से भी अगर इसका प्रेशर घटा दिया जाता है तो यह गैसियस स्टेट में हमारा चला जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेशर चेंज करके भी हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरा जो मेथड है वो आपका इन दोनों को एक साथ अप्लाई किया जाए, ठीक है। इन दोनों को हम एक साथ अप्लाई करके भी क्या करते हैं,
स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जब हम क्या करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने लगते हैं तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर चेंज मेथड में आइस जो होता है वो मेल्ट होता है। ठीक है, अगर हमारा सॉलिड है तो सॉलिड क्या करेगा, वो मेल्ट होता है। ठीक है, मेल्ट होता है, ये सॉलिड जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो आइस मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ जो मेल्ट होने की कंडीशन होती है, इस मेल्टिंग कंडीशन में आइस का जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर वाटर जो बनता है उसका भी फॉर्म होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह हमारा आइस होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, तो वह पॉइंट जिस पे टेम्परेचर का वह पॉइंट जिस पर कोई सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, पॉइंट एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो इस मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जो टेम्परेचर सॉलिड का होगा वही टेम्परेचर हमारे लिक्विड का भी होता है। ठीक है, यह जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हर सॉलिड के लिए अलग अलग होता है। जैसे आयरन है, आयरन सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, कॉपर है उसका अलग है, जिंक है उसका अलग है, आइस है उसका अलग है, अदर सॉलिड्स के भी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। यह जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यह स्ट्रेंथ बताता है, उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ हमारा मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा इंडिकेट हो सकता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक, सो द मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच solid changes into liquid is called melting point. It is indication of strength of the force of attraction between particles of the solid. तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यह सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उसका इंडिकेशन है। जिसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, अब इस पे एक बात यह आती है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो एट द मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है जिस पर कि सॉलिड हमारा चेंज होने लगता है लिक्विड में, स्टार्ट होता है चेंज होना लिक्विड में, उस पॉइंट को ही हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस मेल्टिंग पॉइंट पर जो हम हीट एनर्जी देते हैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए, वह हीट एनर्जी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, टेम्परेचर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यह हीट एनर्जी का पता नहीं चलता है कि यह हीट एनर्जी हमारी गई किधर। ठीक है, तो यह जो हीट एनर्जी होती है वह बेसिकली हमारा क्या करता है, स्टेट को चेंज करने में लग जाती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो वह टेम्परेचर का वह पॉइंट हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा। उस मेल्टिंग पॉइंट पर जो हम हीट एनर्जी सॉलिड को देते हैं लिक्विड में चेंज होने के लिए, वह हीट एनर्जी उसके टेम्परेचर को बढ़ाती घटाती नहीं है, उससे टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो यह हीट एनर्जी का अमाउंट जाता कहाँ है इसका पता नहीं लगता है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हम हीट एनर्जी उसको देते हैं उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक,
जो हीट एनर्जी हम देते हैं जिसका कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जिससे उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। ठीक, तो लैटेंट हीट वह हमारा हीट अमाउंट है जिससे कि किसी भी हमारे सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने की अवस्था में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यह लैटेंट वर्ड जो है, लैटेंट वर्ड, ये लैटेंट वर्ड है आपका जिसका मीनिंग है हिडन। ठीक, लैटेंट का मीनिंग क्या है? हिडन है। लैटेंट, लैटेंट मीन्स क्या होता है? हिडन होता है। ठीक है, तो जब हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस समय जो हमारी हीट एनर्जी दी जाती है उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, उसी हीट एनर्जी को हम लैटेंट हीट बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब है मेल्ट होना। जब कोई सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है तो उस टेम्परेचर को हम फ्यूजन, उस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कि जब हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसमें क्या कितनी लैटेंट हीट हमारी लगेगी, तो हर सॉलिड के लिए अलग अलग लगेगी, लेकिन यह लैटेंट हीट मेजर की जाएगी मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर, और मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर हमारा क्या होता है? चेंज नहीं होता है। जो टेम्परेचर सॉलिड का होता है वही टेम्परेचर उससे बनने वाले लिक्विड का होता है। ठीक, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा है एट द मेल्टिंग पॉइंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट पर किसी भी हमारे सॉलिड के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड हो, उसको जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, एट द मेल्टिंग पॉइंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जो हमारी चेंजिंग हो रही है उस चेंजिंग में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, तो जो हीट एनर्जी हम देते हैं उससे सॉलिड से लिक्विड में चेंजिंग होती है। तो यह हीट एनर्जी का अमाउंट हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, इसी को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सेम कंडीशन होती है जब लिक्विड को गैस में चेंज किया जाता है। तो लिक्विड को गैस में चेंज करने की कंडीशन यह होती है कि लिक्विड को जब हम गैस में चेंज करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा जो चेंजिंग होती है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और यह लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम चेंजिंग होती है और इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। तो अगर लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो रही है तो प्रोसेस क्या है? वेपराइजेशन। ठीक है, इस वेपराइजेशन की कंडीशन में जब लिक्विड बॉयल करता रहता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमको मिलता है। ठीक है, जब लिक्विड क्या करता है? बॉयल करता है, तो वह जो टेम्परेचर चेंज होता है वह बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट पर जो हमारा वाटर का टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर हमारे वाटर वेपर का, जैसे वाटर है अगर उसको हम बॉयल कर रहे हैं तो बॉयल करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? हमारा वाटर जो होता है वो बॉयल होता है। ठीक है, और यह क्या होगा? अगर वाटर वेपर बन जाए 100 पर, जो वेपर इससे बन रही है उसका भी टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर जब हम अपने वाटर को या किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो हीट एनर्जी देते हैं वह उसको वेपर में चेंज करने के लिए
यूज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी का जो अमाउंट हमने इसको दिया, इसको लिक्विड को, वह लिक्विड हमारा जो है वेपर में चेंज करने के लिए उस हीट एनर्जी का यूज़ करता है, उससे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, एट द बॉइलिंग पॉइंट when we provide energy to the liquid it uses to change into vapor state। ठीक, तो यह इसको वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए यूज़ करता है। एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और टेम्परेचर हमारा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो यह जो हमारी हीट एनर्जी होती है इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो हीट एनर्जी हम देते हैं इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं कि एट बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg liquid into vapor at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization। latent heat of vaporization। ठीक, तो एट बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड के उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो हीट एनर्जी हम उसको देते हैं जिससे वह लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ करती है, उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ और भी आपके टर्म्स हैं। एक टर्म हमारा आता है इवेपोरेशन, एक टर्म इसमें आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? हमारा जो लिक्विड होता है वो हर एक टेम्परेचर पर, लिक्विड अपने एवरी टेम्परेचर पर उसके कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेपर फेज में भी कन्वर्ट होते रहते हैं। लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेपर फेज में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड के लिए उसके वेपर भी बनते रहते हैं। ठीक, लेकिन वही लिक्विड जब उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर जो होती है वो फॉर्म होती है। उसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म होती है। तो यह जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है यह किसी भी टेम्परेचर पर होती है। इवेपोरेशन प्रोसेस जो होती है यह किसी भी टेम्परेचर पर होती रहती है। लेकिन अगर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं तो हम इवेपोरेशन वर्ड नहीं यूज करते हैं। तो इवेपोरेशन वर्ड लिक्विड से वेपर में चेंज होने के लिए यूज किया जाता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी टेम्परेचर हो जिस पर लिक्विड वेपर में चेंज हो रही हो उसके लिए इवेपोरेशन टर्म यूज किया जाता है। तो इट इज डिफाइंड एज phenomena of change of liquid into vapor, phenomena of change of liquid into vapor at any temperature, at any temperature below its boiling point is called evaporation। below its boiling point is called evaporation। दूसरा टर्म जो होता है वो वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या अंतर है?
इवेपोरेशन हमारा किसी भी टेम्परेचर पर होता है। वेपराइजेशन जो होता है यह केवल और केवल क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। वेपराइजेशन केवल बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ये रहेगा, यह बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। ठीक, तो फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू, इसको डिफाइन कर सकते हैं, फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर phenomena of change of liquid into vapor at its boiling point is called vaporization. तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो फेनोमेना होती है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, और अगर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है चेंजिंग फेनोमेना लिक्विड इनटू गैस, तो क्या होगा हमारा वेपराइजेशन, ये इवेपोरेशन है। ठीक है, तो यह जो इवेपोरेशन है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अगला है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन को जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वह हमारा है सरफेस एरिया। पहला है सरफेस एरिया। जैसे गर्मियों में हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं, गर्म दाल है, गर्म दूध है, तो उसको अगर हम ग्लास में रखेंगे या बाउल में रखें तो वह काफ़ी देर में ठंडा होता है। लेकिन उसको अगर थाली में रख के फैला देते हैं तो उसका एरिया, सरफेस एरिया लेयर उसकी काफ़ी दूर में बन जाती है, तो सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ऐसी प्रोसेस करते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो ज़्यादा दूर से उसकी भाप जो होती है, वेपर जो होती है वो निकलती है। ठीक है, तो ज़्यादा एरिया में वेपर निकलने की वजह से क्या होता है, वह जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा भाप तभी निकल सकती है जब उसकी एरिया हमारी क्या होगी, ज़्यादा होती है। तो एक किसी सेम टेम्परेचर पर, एट सेम टेम्परेचर, when we increase the surface area of any substance then evaporation क्या होता है, rate of evaporation increases। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि on increasing surface area, on increasing surface area क्या होगा, vaporization increases। ठीक है, तो increasing surface area, evaporation increases, evaporation increases। तो जब हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो उससे हमारा क्या होगा, इवेपोरेशन जो होगा वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन सरफेस एरिया, और दूसरा है हमारा टेम्परेचर। दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो यह जो टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर पर हमारा कम इवेपोरेशन होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं इवेपोरेशन हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट है हमारा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इवेपोरेशन
इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन हमारा क्या होता है, वह बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वेपर या वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी मेजर्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अगर हमारे वाटर एयर में जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो अभी हवा चल रही है, उसमें अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, मीन्स ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन हमारा कम होता है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन हमारा क्या होता है, वह ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी कम होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। तो अगर हाई है ह्यूमिडिटी, देन क्या होगा, लो इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो फिर क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गर्मियों में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, जबकि सर्दी के सीजन में हमारा क्या होता है, वही कपड़े क्या होते हैं, बरसात में या सर्दियों में काफ़ी देर में सूखते हैं। तो बारिश के सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, इसलिए कपड़े क्या होंगे, देर में सूखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो हमारा डेजर्ट कूलर है, जो कूलर होता है वो गर्मियों में ज़्यादा ठंडा करता है, जबकि बारिश में वही कूलर अगर हम यूज़ करेंगे तो वह उतना हमको कूल नहीं करता है, ठीक है। तो इसका भी सीधा सा आपका इसी ह्यूमिडिटी से रिलेशन है कि गर्मियों में जो होती है ह्यूमिडिटी कम होती है, मॉइस्चर का प्रेजेंस जो होता है एयर में वो कम होता है, वाटर वेपर गर्मियों में कम होती है। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, वाटर वेपर अगर हमारी कम होगी तो जो कूलर है जो भी उसमें फेंक रहा है उसका इवेपोरेशन आसानी से हो जाएगा। जो कूलर होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स फेंकता है, तो हमारे शरीर पे पड़ते हैं, वहाँ से तुरंत ही इवेपोरेशन हो जाता है। इवेपोरेशन होने की वजह से अच्छे से कूल कर देता है, ठीक है। अगर इवेपोरेशन नहीं होगा तो कूलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन कम होगा, इसलिए कूलिंग जो होगी वो कम होती है। अगला है जो फैक्टर वो है तीसरा, फोर्थ फैक्टर, दैट इज द विंड स्पीड। विंड स्पीड, ठीक है। तो अगर हमारे विंड की स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगी, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। अगर तेज़ हवाएं चलेंगी तो जल्दी सूखेगा कपड़ा, अगर हवा धीरे धीरे चल रही है तो कपड़ा देर में सूखेगा, ठीक है। हवा चलती है तो गर्मियों में हमारी शरीर जो होती है वो आराम महसूस करती है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, पसीना जो होता है शरीर का जल्दी सूख जाता है। अगर हवा धीरे धीरे चल रही है, हवा नहीं चल रही है तो क्या होता है, गर्मी बहुत लगती है, ठीक है। तो इसका भी सीधा सा रिलेशन है कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर विंड स्पीड कम है तो इवेपोरेशन जो होगा वो हमारा कम होगा, ठीक। एक प्रोसेस आपका और है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर में एक प्रोसेस है हमारा सब्लिमेशन, ठीक है। तो एक प्रोसेस है
सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यह प्रोसेस क्या होता है, जब हमारा कोई सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में ना जा करके डायरेक्टली क्या हो, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यह जो प्रोसेस, चेंजिंग की प्रोसेस होती है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो यह सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, व्हेन सॉलिड डायरेक्टली changes into vapor state, process is called sublimation। तो जो प्रोसेस होती है यह सब्लिमेशन होती है। जैसे आपका है कैम्फर, कपूर जो होता है वो क्या होता है, कैम्फर वेपर में होती है। कैम्फर वेपर, ठीक है। तो कैम्फर ये सॉलिड में रहेगा, ये क्या होगा, वेपर फेज में या गैसियस फेज में आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स होती है, ठीक है। नैप्थलीन आपका एक कंपाउंड है, वह भी क्या होता है, सॉलिड में रहता है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है, और इसको जब कैम्फर वेपर को ठंडा करेंगे तो लिक्विड स्टेट में ना आकर के क्या होगी, हमारा सॉलिड स्टेट में सीधे चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक फेज दूसरे फेज में हमारी जो होती है वह चेंज होने की टेंडेंसी रखती है, ठीक है। तो जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड यह चेंज हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड जो है वह हमारा चेंज हो जाता है गैस में, और सॉलिड जो होता है वह भी गैस में चेंज हो जाता है, और गैस भी सॉलिड में चेंज हो जाती है। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो इसको फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो इसको वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। हाँ, तो सॉलिड जब लिक्विड में हमारा चेंज होता है तो यह जो स्टेट होती है इसको चेंजिंग जो होता है मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड जब गैस में तो इसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जब सॉलिड जो होता है वो गैस में चेंज होता है तो इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, सॉलिड सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। अब यही गैस जो होता है अगर हमारा सॉलिड में डायरेक्टली चेंज होता है तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन या सब्लिमेशन भी बोलते हैं। डिपोजिशन या सब्लिमेशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है तो इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। और जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 प्रोसेसेस हमको मिलती हैं और इन 6 प्रोसेसेस से हम इन बातों को समझ सकते हैं। अगला है आपका हाउ डज इवेपोरेशन काजेस कूलिंग। इवेपोरेशन कैसे कूलिंग काज करता है। इवेपोरेशन काजेस कूलिंग। इवेपोरेशन काजेस कूलिंग। इवेपोरेशन से कैसे कूलिंग होता है, तो बेसिकली इसके लिए हम बता सकते हैं कि जो हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है इसकी कुछ एनर्जी होती है।
और यह एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है। तो जैसे हमने एक लिक्विड लिया है, यह पूरे सिस्टम की, लिक्विड सिस्टम की एक एनर्जी होगी, इतने लिक्विड है। इवेपोरेशन की कंडीशन में क्या होता है, इसके सरफेस पर जो हमारा इसका पार्टिकल होता है वो क्या करता है, इसको छोड़ करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जब यह बाहर निकलेगा तो इसके साथ जो इसकी एनर्जी है वो भी लेकर के ये बाहर चला जाता है। तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है। तो जो यह सिस्टम होता है, इसकी टोटल एनर्जी जो होती है, इसके टोटल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है। जब एक इसका पार्टिकल बाहर निकला तो वह कुछ एनर्जी लेकर के बाहर चला जाता है। तो वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है, यह पूरे सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, मीन्स टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी यह किसके बराबर होती है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है, टोटल एनर्जी जो इसकी होगी इस सिस्टम की, वो इसके एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगी। और जब एक पार्टिकल निकल जाएगा, एक पार्टिकल अगर इसमें से निकला यहाँ से, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वह डिक्रीज हो जाती है। तो एनर्जी जैसे ही डिक्रीज होगी, इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर डाउन कर देता है। इससे क्या होगा, ये जो सिस्टम है वो ठंडा होगा। तो देन इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन जो होता है वो हमारा क्या करेगा, कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो होता है, जो मटके का पानी होता है वह क्या होता है, वो ठंडा होता है। जो गर्मियों में मटका रखा जाता है, मटके पे सरफेस एरिया उसका, वहाँ सरफेस से क्या होता है, वाटर वेपर बनती रहती है, वो एब्जॉर्ब करता है मटका वाटर को, और हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन से मटका ठंडा होगा, इससे वाटर भी ठंडा होता है। और क्वेश्चन आता है कि गर्मियों में कॉटन कपड़े क्यों आरामदायक होते हैं, पहनना अच्छा होता है। तो कॉटन का जो कपड़ा होता है वो हमारे पसीने को भी आसानी से सोख लेता है और उसका इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया को अवेलेबल कराता है, जिससे इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन हमारा कूलिंग कॉज करता है, जिससे हमारा क्या होता है, शरीर ठंडा होता है और हमको आराम मिलता है। तो आप लोग जो हैं इसके क्वेश्चंस आंसर करिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को आपको बताएंगे, एक्सरसाइज को आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी जो भी वीडियो डालते हैं वो आपको तुरंत ही मिल सकें। थैंक यू सो मच।